हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी की बात करेंगे। हिंदी जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम के लिए। तो देखते हैं हिंदी को। तो हिंदी जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है। यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल और जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें हिंदी पूछी जाती है। तो आप मेहनत करिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए। तो देखते हैं आज हिंदी की स्टार्टिंग करते हैं। हिंदी क्या है, किसके साथ स्टार्ट करते हैं हिंदी को देखते हैं। तो जो हिंदी है, तो जो हिंदी की जो लिपि होती है, क्या होती है? लिपि। वो कौन सी होती है? देवनागरी। ये हमारी हिंदी की लिपि होती है, ठीक है। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, ठीक है। हिंदी भाषा जो है हमारी, उसकी लिपि कौन सी होती है? देवनागरी होती है। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और हिंदी का जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। धीरे धीरे हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे। आज पहला टॉपिक हमारा, फर्स्ट टॉपिक है वर्णमाला। तो देखिए, वर्णमाला तो शायद सभी लोग जानते होंगे, सुने भी होंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे वर्ण की। वर्ण क्या होता है? वर्ण वर्ण होता है बेटा सार्थक, मौखिक ध्वनि की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा वर्ण क्या होते हैं, तो वर्ण क्या होती है? सार्थक मौखिक ध्वनि की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। और इसके बाद वर्णमाला क्या होती है? तो जो ये आपके वर्ण होते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। तो ये हमारा देखिए वर्णमाला कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ? वर्ण किसे कहते हैं? सार्थक मौखिक ध्वनि की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वह अक्षर जिसे तोड़ा ना जा सके, तोड़ा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हम इसे यह भी कह सकते हैं ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो आप कुछ भी सब देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे, जो आपको छोटा लगे, जो आप बता सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं, वो पढ़िए। सार्थक मौखिक ध्वनि की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला आपकी दो भागों में बटी होती है। वर्णमाला दो भागों में बटी होती है, शायद सभी लोग जानते होंगे। कौन कौन सी? नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन, ठीक है। जो आपका वर्णमाला है ये दो भागों में बटा हुआ है, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर को हम बोल सकते हैं अच, और स्वर हमारे होते कितने हैं? 11 होते हैं। और दो और मिल जाते हैं बेटा इसके साथ, अंक और आहा। जब ये दो मिल जाते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। व्यंजन की बात हम अगले दिन करेंगे, अगले टॉपिक में। आज हम केवल स्वर को कंप्लीट करेंगे। पूरा टॉपिक कंप्लीट होना है स्वर का आज, ठीक है। तो अब स्वर की बात करते हैं। स्वर का मीन्स होता है अच।
और होते कितने हैं ये 11, लेकिन दो और जुड़ जाते हैं तो ये कितने हो जाते हैं 13। लेकिन आपको हमेशा जवाब कितना देना है 11। अगर आपसे पूछा जाएगा स्वरों की संख्या कितनी है तो आप क्या बताएंगे 11 बताएंगे। ठीक है, अब नोट हो गया, मिटा दें। आप बेटा देखिए यहां पे स्वर, स्वर को हम ये भी कह सकते हैं जिसका स्वतंत्र उच्चारण होता है। स्वर क्या होता है जिसका स्वतंत्र उच्चारण होता है, उसे क्या कहते हैं स्वर कहते हैं। और जो व्यंजन होता है ये जानते हैं क्या होता है, व्यंजन जो होता है वो स्वरों की सहायता से उच्चारित होता है, स्वरों की सहायता से उच्चारण। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखेंगे व्यंजन में स्वरों की सहायता से उच्चारण, क्योंकि अब आज हमें कंप्लीट करना है स्वर को, व्यंजन को इतना ही देखेंगे आज हम। तो स्वर क्या होते हैं जिसका स्वतंत्र उच्चारण होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने बताया इनकी संख्या कितनी होती है 11, लेकिन जब इसके साथ दो मिल जाते हैं, एक अंक और एक आहा, तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है 13 हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां देखेंगे स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम सभी ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। तो नंबर 1 हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 1 बेटा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो आपके स्वर होते हैं वो कितने होते हैं बेटा दो प्रकार के, शायद सभी लोग जानते होंगे। नंबर 1 होता है बेटा मूल स्वर, और नंबर 2 होता है, नंबर 2 होता है संयुक्त, संयुक्त स्वर। ठीक है, नंबर 1 होता है मूल स्वर और नंबर 2 होता है संयुक्त स्वर। ठीक है, अब बात करते हैं मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। तो मूल स्वर सभी लोग जानते हैं, छोटा आ, छोटे ई, उ, और इसके बाद जो आपका री होता है, ये आपके क्या होते हैं मूल स्वर होते हैं। ये किसी के द्वारा मिले नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन जो संयुक्त क्या होते हैं, जो किसी दूसरे से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा हम संयुक्त कहते हैं। ठीक है, या संयुक्त ना कह के कुछ लोग इसे संधि स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं संधि स्वर। तो आप चाहे तो इन्हें संयुक्त स्वर कह सकते हैं या संधि स्वर कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक चीज और, जो मूल स्वर होते हैं वो बेटा स्वयं से उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं स्वयं से उत्पन्न होते हैं, स्वयं से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और जो संधि स्वर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, इसको मिटा दें। जो संधि स्वर होते हैं, संधि स्वर होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर और नंबर 2 बेटा संयुक्त स्वर। ठीक है, जो आपके मूल स्वर होते हैं वो स्वयं उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और जो संधि स्वर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका दीर्घ स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। ठीक है, और जो बेटा दीर्घ स्वर होता है, जो दीर्घ स्वर होता है वो क्या होता है, कैसे बनता है, सजातीय स्वरों का मेल होता है, सजातीय स्वरों का मेल होता है। ठीक है, जो आपके दीर्घ स्वर होते हैं क्या होते हैं दीर्घ स्वर, वो क्या होते हैं सजातीय स्वरों का मेल होते हैं। और इसके बाद जो आपका संयुक्त होता है वो विजातीय होते हैं, विजातीय स्वरों
का मेल। ठीक है, तो जो दीर्घ स्वर होता है वो सजातीय स्वरों का मेल होता है और जो संयुक्त होता है वो विजातीय स्वरों का मेल होता है। ठीक है, अब सजातीय कैसे होते हैं? जैसे छोटा आ के साथ छोटा आ बनता है तो क्या बनेगा बेटा? बड़ा आ बनेगा। जब छोटी ई के साथ छोटी ई बनेगी तो बड़ी ई बनेगी। ठीक है, इसी प्रकार जब छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। है, ये सजातीय स्वर है, जब देखिए सजातीय हैं आपस में। अब आपने देखा होगा जब आ के साथ ई मिलता है, आ के साथ ई मिलता है तो क्या बनता है? ए। ठीक है, जब आ के साथ ई मिलता है तो क्या मिलता है? ए। और जब आ के साथ ए मिलता है, आ के साथ ए मिलता है तो क्या मिलता है? आए। ठीक है, इसी प्रकार जब इसको हम ऊपर देखेंगे अभी। ठीक है, देख लीजिए संयुक्त वाला मैं समझा देता हूं आपको। यहां पे संयुक्त संयुक्त स्वर की जगह नहीं है वहां पे, देख लीजिए, इसको नोट करिए फिर समझाते हैं। हाँ, संयुक्त स्वर, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा जगह कम थी तो हमने यहाँ समझा दिया। दीर्घ स्वर तो समझा दिया, समझ में आ गया होगा। संयुक्त स्वर के बारे में बात करते हैं। तो संयुक्त स्वर जो होते हैं हमने आपको बताया ये विजातीय स्वरों का मेल होता है। क्या होता है बेटा? विजातीय स्वरों का मेल। ठीक है, जो संयुक्त स्वर होते हैं ये क्या होते हैं? विजातीय स्वरों का मेल होता है। जैसे छोटा आ के साथ ई मिलती है तो क्या मिलता है हमें? ए। जब आ के साथ ए मिलता है हमें तो मिलता है हमको आए। जब छोटा आ के साथ हमें ऊ मिलता है तो हमें क्या मिलता है? ओ। और जब हमें छोटा आ के साथ ओ मिलता है तो क्या मिलता है हमको? आओ। तो ये देख लीजिए हमारे स्वर हो गए टोटल 4, 3, 7 और 4, 11। हम 11 की बात करेंगे, बाद में बात करेंगे जो 13 है वो कैसे है, क्या नहीं है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर हमारे कितने प्रकार के? 2। एक हो गया मूल स्वर और एक हो गया बेटा आपका कौन सा? संधि स्वर। हमने बताया कि जो मूल स्वर होते हैं वो स्वयं से उत्पन्न होते हैं, जो संधि स्वर होते हैं वो दूसरे के द्वारा मिलके बनते हैं। तो नंबर 1 दीर्घ स्वर और नंबर 2 संयुक्त स्वर। जो दीर्घ स्वर होता है वो सजातीय स्वरों का मेल होता है, जो संयुक्त होता है वो विजातीय स्वरों का मेल होता है। तो ये हमने आपको बताया संयुक्त स्वर कौन कौन से। देखिए छोटा आ के साथ छोटा आ मिला तो बड़ा आ मिला हमें, छोटी ई के साथ छोटी ई मिली तो बड़ी ई मिली, छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ मिला तो बड़ा ऊ मिला। अब जब संयुक्त की बात करेंगे तो विजातीय स्वरों का मेल होता है। विजातीय क्या होते हैं? छोटा आ के साथ छोटी ई मिलेगी तो ए मिलेगा, छोटा आ के साथ ए मिलेगा तो ए मिलेगा, छोटा आ के साथ ऊ मिलेगा तो ओ मिलेगा, और छोटा आ के साथ ओ मिलेगा तो ओ मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर स्वर। ठीक है, मिटाते हैं, आगे चलते हैं। एक चीज आप समझ लीजिए, अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपको टॉपिक। टॉपिक को कैसे देखेंगे? ठीक है, क्योंकि टॉपिक जैसा भी आप एग्जाम देखेंगे, एग्जाम देखते होंगे, एग्जाम तो बहुत सारे एग्जाम में ऐसा होता है, पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में हिंदी आती है, तो हिंदी ऐसे नहीं आती है। ठीक है, हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी, हिंदी तभी समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। ठीक है, तो नंबर 1 बेटा हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अब नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 क्या होता है? नंबर 2
उच्चारण के आधार पर स्वर। ठीक है, देखिए हिंदी पर उच्चारण के आधार पर दो होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? दो। बेटा नंबर 1 ह्रस्व और नंबर 2 दीर्घ। और जो नंबर 3 होता है बहुआ, ये संस्कृत पे होता है। अगर संस्कृत की बात करेंगे तो हम बताएंगे तीसरा नहीं, लेकिन हिंदी में तो दो ही है, लेकिन तीसरा हम बताए देंगे प्लुत स्वर बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो उच्चारण के आधार पर ये कितने होते हैं? दो हिंदी में। और ये जो तीसरा है ये काहे का है बहुआ? संस्कृत का। ठीक है, तो हस्त स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। उच्चारण में कम समय लगता है। हस्त स्वर कौन होते हैं बेटा? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हस्त स्वर कहते हैं। और इनके जिनके उच्चारण में दोगुना समय लगता है या ज्यादा समय लगता है, तो हम लिख सकते हैं इनके उच्चारण में दोगुना समय लगता है। क्या लगता है? दोगुना समय लगता है। ठीक है, लगता है। तो बेटा देखिए हस्त स्वर जो होते हैं उनके उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में उच्चारण में दोगुना समय लगता है। और प्लुत स्वर क्या होते हैं? ये बेटा संबोधन के रूप में यूज किए जाते हैं। काय के रूप में? संबोधन के रूप में। इसको हम इसको बता दे रहे हैं, समझ लीजिए। जब आपने देखा होगा रामायण, अगर सभी ने देखी होगी, तो रामायण में क्या हुआ था? जब राम ने मारीच को तीर मारा था तो उसने क्या कहा था? हे राम। मतलब कि जो उसने कहा था, राम में जो समय लिया था, राम काफी समय ले लिया था, है ना? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम संबोधन में यूज करते हैं वो प्लुत स्वर होते हैं। संस्कृत में इनका यूज होता है, अपने हिंदी में तो यूज नहीं है, लेकिन हम आपको बताए दे रहे हैं जरूरत पड़े कभी तो। प्लुत स्वर संबोधन में यूज होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने बताया कि जब राम ने मारीच को तीर मारा था जंगल में, तो उसने क्या कहा था? हे राम। मतलब उनके राम के बीच में देखिए समय कितना, नहीं तो राम तो हम आसानी से कह सकते हैं, लेकिन उसने कहा था हे राम, है ना? तो ये जो होता है संबोधन के रूप में यूज किया जाता है, तो इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हस्त स्वर मैंने आपको बताया था, या आपको बताया भी होगा, क्लास में आप लोग पढ़े भी हैं। तो हस्त जो होता है ये लघु होता है। क्या होता है? लघु। और जो दीर्घ होता है बेटा ये होता है गुरु। सही है ना? तो अब देख लेते हैं लघु कौन कौन से होते हैं। तो लघु छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और इसके बाद वही आपका ऋषि वाला। ये आपके हस्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं? हस्त स्वर। अब इसके बाद जितने भी बचे आपके वो दीर्घ होते हैं। जितने भी आपके बचे वो क्या होते हैं? दीर्घ। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसके बाद है ए, आए, है ना? कोई दिक्कत? तो देखिए उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं बेटा ये दो प्रकार के होते हैं। एक हर्ष होता है, एक दीर्घ होता है। हर्ष को हम लघु बोलते हैं, दीर्घ को क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। अब हर्ष तो क्या होते हैं? उच्चारण में जिनके कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? हर्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे छोटा आ कहेंगे, देखिए छोटा आ कहिए और बड़ा आ कहिए, दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। इनके उच्चारण में समय लगेगा। जैसे हम कहेंगे आ, और जब बड़ा कहेंगे तो आ, है ना? तो इनके उच्चारण में दोगुना समय लगता है और इनमें कम समय लगता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट करिए। ठीक है।
कोई दिक्कत हो तो बताइए। बहुत गर्मी है, वो तो आप जाने का है। ठीक है, मिटाएं। नंबर 3 बेटा, मुख के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? मुख के आधार पर कि मुंह खुला है कि बंद है, खुला है या बंद है। जो आपका मुंह है वो खुला है कि बंद है, इसके आधार पर देखेंगे हम। तो मुख के आधार पर, तो मुख के आधार पर तो भैया 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नींद ना आए हिंदी है, जो नींद में आप सो जाए और पढ़े भी ना। ठीक है, नंबर 1 समगत स्वर, नंबर 2 अर्ध समगत स्वर। ठीक है, पहले 2 समझते हैं, इसके बाद 2 बाद में समझते हैं। तो देखिए, जब समगत स्वर का यूज होता है, ठीक है, स्वर आपके 11 ही है, बस उन्हीं को आधार पे बता रहे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा? एक समगत होता है, एक होता है विभगत। ठीक है, और इसी को फिर आधा कर दिया गया, अर्ध समगत हो गया, है ना। इसी प्रकार इसको भी बांट दो बेटा, अर्ध विभगत स्वर। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा है, आसान है। अब जो समगत स्वर होता है, इसमें क्या होता है? जीभ को ऊपर लेकर जाते हैं, जीभ को ऊपर लेकर जाते हैं। ठीक है, और जो विभगत होता है, इसमें क्या होता है बउआ? जीभ को नीचे लेकर जाते हैं। ठीक, समगत स्वर जो होता है वो क्या होता है बेटा? तो देखिए, देखते हैं। अब इसको एक तरह ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि मुख के आधार पे बता सकते हैं, तो यहां बोल सकते हैं बेटा हम मुख द्वार। जो हमारा मुख का द्वार होता है वो क्या होता है? छोटा होता है, सकरा होता है। ठीक है, मुख द्वार छोटा होता है, सकरा होता है या बंद होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम समगत स्वर को बोलेंगे तो जीभ ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, और जब विभगत स्वर बोलेंगे तो जीभ को नीचे लेकर आएंगे। इसमें मुख द्वार छोटा, सकरा या बंद होता है, ये नोट करिएगा। इसमें क्या होता है?
मुख द्वार पूरा खुला होता है भैया। ठीक, इसमें जो मुख द्वार होता है छोटा होता है, सकरा होता है, बंद होता है। ठीक है, छोटा भी होगा, कभी कभी सकरा भी होगा, और कभी कभी हो जाएगा मुंह नहीं खुलेगा। अभी हम चेक करेंगे, ठीक है, मोबाइल पे कैसे चेक करेंगे बताएंगे। तो देखिए कौन कौन से, जैसे हम छोटी ई बोलते हैं, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इन शब्दों को आप बोल के देखिए, आपका मुंह कम खुलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं पूरा खुलेगा, सकरा भी होगा, और हो सकता है किसी किसी शब्द को बोलने में मुंह ज्यादा ना खोलना पड़े तो बंद ही मानते हैं उसको। और जब इन शब्द को बोलेंगे तो जीभ को ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, ये चेक करिए जीभ से अपनी, तभी समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। और जो विभ्रत स्वर होते हैं इनमें जीभ को नीचे लेकर जाते हैं और मुख द्वार पूरा खुला होता है। ठीक है, जैसे हम बड़ा आ बोलते हैं, आ मतलब पूरा मुंह खुलेगा। ठीक है, जैसे हम कभी कभी दवा खाते हैं तो क्या होता है, आ होता है ना। तो विभ्रत स्वर जो होता है इसमें मुख द्वार पूरा खुला होता है। आप अगर इसको ना याद रख पाए जीभ को ऊपर नीचे तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप मुख द्वार बोल रहे हैं तो मुख द्वार के आधार पर समझिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? और ये अर्थ है, हम इसको बांट दें क्योंकि जगह नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप। तो ये हो गया हमारा समवृत स्वर और ये हो गया विभ्रत स्वर। तो दोनों में देखिए, दोनों में अंतर देखिए। जब आप ई बोलेंगे, ई, छोटी ई, ऊ, बड़ा ऊ, तो मुंह सकरा भी होगा, छोटा भी होगा, कोई कोई शब्द बोलने में बंद भी होगा। लेकिन विभ्रत स्वर में क्या होगा, मुख द्वार पूरा खुला होगा। छोटा आ और बड़ा आ को बोल के देख लीजिए आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये अर्ध है तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, मुख द्वार आधा खुला होगा। जो आपका मुख द्वार है क्या होगा, आधा खुला होगा। मुख द्वार आधा खुला होगा, कम सकरा होगा। है, बात तो वही है ना। अब जैसे उदाहरण पे देख लो, ए और ओ, ए कहोगे और ओ कहोगे तो मुख द्वार आधा खुलेगा, पूरा नहीं खुलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार जो है आपका अर्ध विभ्रत है, इसमें जो मुंह होगा आधा खुलेगा। आधा खुलेगा, और इसमें सकरा भी होगा। अब इसको उदाहरण के तौर पे देख लो, जब आप छोटा ए कहोगे, आ कहोगे, आय कहोगे और इसके बाद औ कहोगे। अब हमने बताया मुख द्वार छोटा, सकरा और बंद होता है। बोल के देखिए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, मुख छोटा होगा, सकरा होगा और बंद भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप ए और ओ को बोलेंगे तो आधा खुलेगा और सकरा भी होगा। सही है ना। तो अर्ध संवृत स्वर समझ में आया। और संवृत स्वर में क्या होता है, इसको आप देख लीजिए जीभ वाला, इसमें क्योंकि ऊपर नीचे में आपको डाउट होगा तो उसको छोड़ दीजिए और मुख द्वार के आधार पर देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। संवृत स्वर और विभ्रत स्वर ये दो होते हैं, लेकिन इसी को संवृत को बांट दिया गया, अर्ध संवृत कह दिया गया। तो और इसके बाद विभ्रत को बांटा गया तो अर्ध विभ्रत हो गया। अब विभ्रत में क्या होगा, मुख द्वार पूरा खुलता है, आ बोल के देखिए। और जब इसको बोलेंगे अर्ध विभ्रत को तो आधा खुलेगा, छोटा आ, जैसे आ, ए, ओ, मतलब आधा खुलेगा। लेकिन जब आ बोलेंगे तो पूरा मुंह खुलता है। ठीक है, तो ये हमारा मुख के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर हो गया कि मुंह हमारा खुला है या बंद है। ये इतने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ठीक है, और हम इसको 4 ना कह के 2 कह सकते हैं, क्योंकि ये मुख्य यही दोनों है, संवृत और विभ्रत। लेकिन ये भी इसका आधा भाग है तो मजबूर कहना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा कि 4 होते हैं। ठीक है, तो एक हो गया संवृत स्वर, एक हो गया अर्ध संवृत स्वर। इसमें क्या होगा, मुख द्वार छोटा, सकरा, और इसमें बस आधा लग जाएगा। इसमें आधा सकरा होगा, आधा छोटा होगा, आधा खुला होगा।
विभक्त में पूरा खुलेगा और अर्धविभक्त में आधा खुलेगा मुख द्वार। ठीक है, बोल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, जब आप बोलेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, मिटाते हैं। बेटा अगला नंबर है, चौथा नंबर, जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर, अगर जीभ के आधार पर लिख दो, जीभ के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, यह 3 प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जीभ 3 भागों में बटी होती है, अग्र, मध्य और बीच। ठीक है, तो पहला बात करते हैं अग्र भाग, मतलब जीभ का आगे वाला हिस्सा। ठीक है, फिर मध्य और लास्ट में पश्चिम। ठीक है, जीभ के आधार पर ये कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। चेक करते हैं जीभ। अब आपको ऐसे स्वर बोलिए जिसमें क्या हो, आपके जीभ का आगे वाला हिस्सा जो है, आगे वाला हिस्सा वो काम करे। बोलिए बोलिए, फिर समझाएं। बोल दीजिए भाई, एक बार कमेंट करते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सबके पास वीडियो पहुंचेगा तभी तो बेनिफिट होगा सबका। आप अकेले पढ़ेंगे गर्मी इतनी है, हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी करिए। अब इनको बोल के देखते हैं, जब बोल के देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, जब हम इनको बोलेंगे तभी समझ में आएगा। जीभ के प्रयोग के आधार पर ये कितने होते हैं? 3। ठीक है, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। ई, बड़ी ई, ए, आई। जब इन शब्दों को बोलेंगे तो जीभ का जो हमारा पहला हिस्सा है वो क्रिया करता है, कार्य करता है इनको बोलने में। तभी हमने जीभ के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा है स्वरों को। ठीक है, अग्र भाग में ये शब्द जब आप बोलेंगे तो जीभ का अगला वाला हिस्सा, जब आ कहेंगे तो ये मध्य वाला। लेकिन जब आप पश्च भाग का यूज करेंगे, पश्च भाग मतलब जीभ का अंतिम जो लास्ट का भाग है, जब आ बोलेंगे तो जीभ का लास्ट वाला आ, उ, बड़ा उ, ओ, आओ, तो जीभ का अंतिम भाग जो पश्च भाग है वो कार्य करता है। तो इन शब्दों को आप बोल के देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो जो अग्र भाग होता है जीभ का, उससे हम ये शब्दों को बोलते हैं। मध्य में इस शब्द को बोलते हैं मध्य भाग से, और पश्च भाग से इन शब्दों को बोलते हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है स्वरों को। नंबर 1 अग्र भाग, नंबर 2 मध्य भाग और नंबर 3 पश्च भाग। ठीक है, अब अग्र भाग से हम ई, ए, आई, जब इन शब्दों को बोलेंगे तो जीभ का फर्स्ट हिस्सा आवाज मतलब क्रिया करेगा, और जब मध्य में आएंगे तो आ बोलेंगे तो मध्य वाला। लेकिन जब पश्च में आएंगे तो ये शब्द जब बोलेंगे तो लास्ट से ही बोलेंगे, जब ऊ कहेंगे तो लास्ट से ही आवाज आएगी। ओ, औ, मतलब जीभ का अंतिम हिस्सा कार्य करेगा। ठीक है, अब लास्ट है, समझ लीजिए, ओठों की आवृत्ति के आधार पर, ओठों की आवृत्ति के आधार पर ठीक है, ओठों नंबर 5 लास्ट है ये, ओठों की
आवृत्ति के आधार पर। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वृत्तमुखी और नंबर दो आवृत्तमुखी। अब ये होते क्या है, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। अब वो शब्द जब आप बोले तो मुंह जो आपका वृत्त वृत्त समझते हैं, गोल हो जाए, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को बोलने में आपका जो मुख है वो वृत्त की तरह गोल हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वृत्तमुखी कहते हैं। और आवृत्तमुखी जिसमें वृत्त नहीं बनता है। तो देखिए ये शब्द कौन कौन से शब्द, छोटा ऊ, ऊ, औ, ओ, आओ, है ना। जब इनको बोलेंगे तो आपका जो मुख है वो कैसा बनेगा, वृत्त के आधार पर बनेगा। और जितने भी शेष बचते हैं आपके स्वर, जितने भी शेष स्वर बचते हैं वो आवृत्तमुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें वृत्त बनता ही नहीं है। ई कहेंगे तो दूसरे हिसाब से, लेकिन जब ओ, औ कहेंगे तो जो मुख होगा आपका वो वृत्त के आधार पर होगा, ठीक है। तो जो हमारे स्वरों का मुख्य मेन टॉपिक था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा होगा व्यंजन के आधार पर, ठीक है। और इसके बाद हम क्यूज देखेंगे, मतलब टॉपिक के तुरंत बाद आपको क्यूज मिलेगी, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए बेटा, हिंदी जो है, जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीपी हो गया, लेखपाल हो गया, यूपीएसआई हो गया, स्टेनो जो भी एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के, सारे जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में हिंदी आती है। तो हिंदी को हमें ऐसा पढ़ना है कि हिंदी में अगर आपके 25 क्वेश्चन होते हैं तो 25 में 23 मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपका 1 घंटे का एग्जाम है, 1 घंटे में आप 10 मिनट, अगर 25 क्वेश्चन है हिंदी के तो 10 मिनट में 23 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, आप ये समझ लीजिए। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, हर चीज का टॉपिक बाय टॉपिक कंपटीशन होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए, क्यूज होनी चाहिए, टेस्ट होने चाहिए, तभी हो पाएगा। तो हिंदी जो है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम समय में ज्यादा अच्छी मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैथ तो सबको आती होती है, सबको, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो मैथ, रीजनिंग, ये टॉपिक ऐसे होते हैं लगभग 80% जो बच्चा होता है सबके कंप्लीट होता है। बची जीएस और हिंदी, यही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें मार्क्स गेन करवाते हैं, जिससे हम आगे तक जाते हैं। तो हमें जीएस और हिंदी पर फोकस करना है। मैं तो आप पढ़ ही रहे चैनल पे हमारे, हिंदी को देखेंगे तो हिंदी में हम क्यों 10 मिनट का समय आप हमारे साथ बने रहिए। हिंदी में आपको 10 से 15 मिनट का समय देना है, और 10 से 15 मिनट में आपकी पूरी हिंदी जब भी पेपर में आएगी तो 10 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।